Good morning, students. I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you economics for class 9, chapter 1st, the story of village Palampur, part 2nd. Today I would like to discuss about the topic of human resource and enterprises. This is the most important factor of production as it puts together land, labor, physical capital and produce an output either for self-consumption or to sell in the market. This is called human capital. यानी ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत जैसे लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल जो आता है, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके और फिर ह्यूमन रिसोर्स लगता है, देन वी कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्शन। और इस तरह से जो हमारा आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट में ये कह सकते हैं आइदर फॉर सेल्फ कंजप्शन और टू सेल इन द मार्केट, या तो उसे हम स्वयं अपने उपभोग के लिए रखें या मार्केट के लिए, मार्केट में लगाएं, प्रॉफिट लें उससे। तो इस तरह की चीज़ें वी कैन से इट इज़ द कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, फार्मिंग इन पालमपुर। आई हैव डिस्कस्ड about the condition, situation and atmosphere of Palampur, and in part 2nd I will discuss farming in Palampur, how do farmers do farm in Palampur. And according to this topic, I would like to discuss about the land is fixed. It is the first topic. Land is fixed. चूँकि ज़मीन तो फिक्स है, उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता है. So we can see more than 60% of the people who are working are depending on farming on their livelihood. तो चूँकि इस तरह की बातें 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती करते हैं और लैंड फिक्स्ड है, तो धीरे धीरे आफ्टर 1960 फार्मर क्लियर्ड द अनफर्टाइल्ड फार्म फील्ड एंड बैरन फील्ड, वी कैन से फॉरेस्ट्रियल फील्ड। तो इनको साफ करके खेती योग्य इन लोगों ने बनाया, और उसके बावजूद भी कहा जाए तो फिक्स है। और फिक्स के चलते स्थिति क्या होती है कि 1960 तक कोई भी एक्सपेंशन का, लैंड एक्सपेंशन का कोई जरिया नहीं था। तो यह तरीका था कि ज़मीन को बढ़ाया जाए। आखिर बढ़ाकर कहाँ तक ले जाया जाएगा, तब भी फिक्स ही है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए। मीन्स ज़मीन फिक्स, बढ़ा भी रहे हैं हम तब भी कितना, उसका तो आंकड़ा तो फिक्स ही है। तो ये प्रॉब्लम एक ह्यूमन के लिए हो रही है कि भाई इतनी ज़मीन में किस तरह से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें। तो दिस इज़ द वन क्वेश्चन अराइज बिफोर दिस सिचुएशन, एंड देन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। इसके अंतर्गत we can discuss the multiple cropping. मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ? कई तरह की क्रॉपिंग एक सीजन में किया जाए। मीन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ के, रेनी सीजन को क्या बोलेंगे? खरीफ सीजन बोलते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? फार्मर कैन ग्रो ज्वार, बाजरा. It is used for cattle. It can be followed by cultivation of potato between October and December. तो ये रेनी सीजन में है। तो फार्मर फिर रेनी सीजन में जुलाई अगस्त में जो, जैसा कि धान वगैरह की कटाई करने के बाद फिर आलू की बुआई करता है। और या जो खरीफ सीजन में धान की कटाई होती है, तो इसको कई तरह के, जैसे कि पहले एक साल में एक फसल होती थी, अब एक साल में लगभग 3 फसलें हो जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद। तो वी कैन से from July to
जून, विदिन वन ईयर फार्मर कैन ग्रो 3 क्रॉप्स। उसी तरह से रबी में क्या होता है, तो इन द विंटर सीजन इन रबी फार्मर कैन ग्रो wheat, peas, gram and mustard. Some farmer also grow sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form is sold to sugar mill, which are run by the cooperatives. तो जैसे सरसों की खेती होती है रबी में, गेहूं की खेती होती है, उसी तरह से पीस चने की खेती होती है। सम फार्मर कैन ग्रो सुगर केन। सुगर केन इज ग्रोन वन टाइम इन वन ईयर। एक साल में एक ही बार होता है गन्ने की खेती। इससे क्या होता है कि गुड़ बनाया जाता है। एंड सम फार्मर्स सेल इट टू शुगर मिल and some cooperatives are engaged in this work. तो इस तरह से चीनी बनाने के काम आते हैं गन्ना, वो रॉ मटेरियल है शुगर के लिए। तो यह मल्टीपल की बात हो रही है। कुछ फसलें जैसे एक अरहर बोला जाए तो यह भी एक साल में एक बार होती है। उसी तरह से शुगर केन की भी बात होती है। तो यह मल्टीपल होकर कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर विच फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year is due to the well developed system of irrigation. Canals, tubewells are most important source of irrigation. It is the question. प्रश्न यह उठता है कि जो हम ट्रेडिशनल खेती करते थे बिफोर 1960 और जो आज हम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है, ट्यूबवेल है, कैनल है, और इसके चलते हम एक साल में 3 क्रॉप्स को की बुआई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल इज वेरी यूज्ड फॉर दिस फार्मिंग एंड इट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस द crops. Okay, next we can say ये तो हमने आप अभी एक सिंपल बात की, लेकिन मॉडर्न इनपुट ये थोड़ा सा हटकर है। क्या है मॉडर्न इनपुट? तो वी कैन से टिल द मिड 1960s सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वी आर ट्रेडिशनल वन विद लो यील्ड्स। ट्रेडिशनल सीड्स needed less irrigation. Farmer used to cow dung and natural manure as fertilizer. जो ट्रेडिशनल फसलें की जाती थी तो एक तो खर्चा कम आता था, किसान गाय के गोबरों से काम चलाते थे, और इसी तरह के नेचुरल रिसोर्स को ये फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग करते थे। फसलें भी कम होती थी, खर्चे भी कम पड़ते थे। लगता था कि घर का गाय का गोबर और इस तरह की बातें होती थी और काम चलाते थे। बट द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट ऑफ wheat and rice using high yield varieties of seeds. During the green revolution in late 1960 or we can say after 1960 इस पे कुछ काम शुरू हुआ कि किस तरह से फसलों का विकास किया जाए। तो जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो इसमें एक टेक्निक लाई गई, वी कैन से HYVs मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके गेहूं और चावल का, और फसलों के क्षेत्र में एक न्यू रिवॉल्यूशन हुआ। और उसमें जो उतने ही एरिया के खेत में जिसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था
साल में एक ही फसल होती थी या मुश्किल से एक से अधिक होती थी, लेकिन अब उतने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। 1 हेक्टेयर में जो डाटा मिलता है लगभग 1300 kg व्हीट का प्रोडक्शन होता था, बट आफ्टर दिस रिवोल्यूशन 1 हेक्टेयर में लगभग 3200 से 3500 हेक्टेयर प्रोडक्शन होने लगा। तो इस तरह से क्रांति आई। Also we can say as a result the same price of land produced for larger quantities of food grains than the possible earlier. HYV seeds however needs plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result. तो इस तरह से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि जो काऊ डंग या नेचुरल रिसोर्स फर्टिलाइजर के रूप में हो रहा था, बट आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन द फार्मर यूज पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब का प्रयोग करता था और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन गेहूं और चावल का होता था। ड्यू टू ऑल दिस प्रोडक्शन इंक्रीज मेनी फील्ड्स ऑफ many folds, especially in the case of wheat and rice. This tremendous increase in the production of wheat and rice was termed as green revolution. यह एक बहुत विशाल एंड भयंकर रिवोल्यूशन हुआ किस क्षेत्र में? तो गेहूं और चावल के क्षेत्र में। गेहूं और धान की फसल बहुत ज़्यादा हुई और इसे एक जबरदस्त क्रांति कहा जाएगा। Okay, now I am going to complete this video, and in part 3rd I would like to discuss about the topic of distribution of land. जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है और which type of situations emerged after the distribution of land. I will discuss in part 3rd. Okay, thank you.